नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और आशा करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुबह घर की सब खिड़कियां खोल देना सुधा को बहुत अच्छा लगता था। खुली ताज़ी हवा और सूर्यदेव की रोशनी से वह अपने मन के खालीपन को भरने की कोशिश करती थी। हर नया दिन नई उमंग और नई आशाएं लेकर आता है। सुधा इस सत्य को अच्छे से जानती थी, लेकिन सासू माँ को यह पसंद नहीं था। वह बहू को शक संदेह के चश्मे से देखती थी, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती थी। किसी यार आशिक को देखती हो जो सुबह सुबह खिड़कियाँ खोल कर खड़ी हो जाती हो। कहते हैं तीर तलवार शायद इतनी गहरी चोट नहीं देते जितने शब्द घायल कर देते। वह स्त्री जो ठहरी, जिसकी नीयत यही है कि सबकी सुने पर मुंह से एक शब्द ना कहे। यह शाश्वत सत्य है कि लक्ष्मी के बिना ज्ञानी मनुष्य भी हास्य का पात्र बन जाता है। जहाँ वैभव लक्ष्मी का वास होता है वही ज्ञानी कहलाता है। सुधा का पति इंजीनियर सुंदर सौम्य स्वभाव का धनी था, लेकिन वह बेरोजगार था। बस यहीं पर सब कुछ सिमट गया। ससुराल धन धान्य से संपन्न है, लेकिन दोनों पति पत्नी आश्रित हैं, इसीलिए उन्हें झुकना पड़ता है। इसी बात ने सुधा को तटस्थ बना दिया। कोई कुछ भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सासू माँ के कठोर शब्द ने उसे इतनी सहनशील बना दिया जिसे लोग पत्थर कह देते। चाहे कोई कुछ भी कहे उसे कोई असर ना होता, लेकिन किसी को नहीं पता कि इससे वह अंदर ही अंदर टूट कर बिखर रही। उसके मायके को लेकर ससुराल में खूब बातें बनती। रोज रोज के ताने से सुधा अब परेशान नहीं होती। आदत जो बन गई है सुनना और पत्थर की मूर्त बनी रहना, जिसकी ना जुबान है और ना ही कान। इस मूर्ति में दिल भी धड़कता था, यह एहसास किसी को नहीं। सास के ताने उसके दिल को छलनी करते, लेकिन फिर भी वह उसी मुस्कुराहट से जीती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी अजीब बात है, बहुएं मुस्कुराएं तो बेहया, वाद विवाद करें तो संस्कारहीन कहलाती। ससुराल में सुधा की एक देवरानी भी, देवर सरकारी विभाग में बड़ा अफसर है, इसीलिए उन दोनों के आगे सासू माँ की जुबान तालू से चिपकी रहती। जब देवरानी मायके जाती है तो सुधा को भी अपने मायके की बहुत याद आती, पर जाए कैसे, किसके घर जाए वह। रिश्ते इतने खोखले हो चुके हैं कि अब कोई एक फ़ोन करके उसका हाल चाल भी नहीं पूछता। सुधा की देवरानी मायके से वापस आई। सुधा का मन भी तड़फने लगा। सासू माँ देवरानी के लाए हुए उपहारों को देखकर फूली नहीं समा रही थी। रह रहकर सुधा को कोसना जारी था। यह तो सास भी जानती है कि देवरानी जो उपहार और कपड़े लाई है वह देवर की कमाई से है, लेकिन उसके सामने मुंह जो सिल जाता है। सुधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। वह अतीत की यादों में खो गई। अपनी भाभी के कड़वे शब्द उसे आज भी याद है। महारानी जब चाहे मुंह उठाकर चली आती, जैसे बाप ने करोड़ों की दौलत छोड़ रखी। सुधा के पिताजी दुनिया से विदा हुए तो पीहर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिताजी ने ही दोनों भाई बहनों को संभाला था। यह सच है कि उन्होंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। सुधा ने छोटे भाई को ऐसी ममता और प्यार दिया जैसे बच्चा अपनी माँ से आशा करता है। उम्र में वह 3 वर्ष बड़ी थी, लेकिन माँ की ऐशमय मृत्यु ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। उसकी मासूमियत छिन गई। सुधा ने बहुत जल्द पूरे घर को संभाल लिया था। दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते वह कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। पिताजी जल्दी से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। बिन माँ की बेटी के पीले हाथ करके उसे ससुराल की तरफ विदा करना चाहते थे। ऐसे में पुष्पेंद्र का रिश्ता आया। इंजीनियर, सौम्य स्वभाव और प्रतिष्ठित परिवार। बस पिताजी को और क्या चाहिए था। जल्दी से रिश्ता पक्का कर दिया। सुधा खुदगर्ज नहीं थी, उसे अपनी शादी की खुशी थी, लेकिन पिताजी और भाई का ख्याल उसे बेचैन करने लगा। वह विदा हो गई तो फिर कौन संभालेगा घर को। नारी के बिना घर घर नहीं होता। भाई के प्रति अथाह प्रेम और पिता की खातिर सुधा ने जिद पकड़ ली कि मैं शादी तब करूंगी जब मेरे से पहले मेरे भाई की शादी होगी। किसे पता था कि भाई के प्रति यह चिंता आगे समस्या बन जाएगी। सरल जीवन कठिन हो जाएगा, रिश्तों में दूरी बढ़ जाएगी। सबको झुकना पड़ा। 7 दिनों के अंतराल में ही भाई के लिए रिश्ता ढूंढा गया। सुधा के ससुराल विदा होने से पहले भाभी घर में आ चुकी थी। अब वह बहुत खुश थी।
कुदरत ने बहुत दिनों बाद इतनी खुशियाँ दी थी जिससे अधूरी जिंदगी पूर्णता की तरफ कदम बढ़ा रही थी। लेकिन जिंदगी इतनी सरल कहाँ होती, मन का सोचा पूरा हो जाए तो क्या कहने। नई जिंदगी में सुधा के सपने सिगर ही दम तोड़ने लगे। पुष्पेंद्र बहुत समझदार पति था, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि वह खुलेआम पत्नी का समर्थन नहीं कर सकता था। प्रतिभाशाली होकर भी अभी तक बेरोजगार था। दोनों सास ससुर पर निर्भर थे, इसीलिए मजबूरियों से समझौता करना पड़ा। सास कुछ भी कहती, सुधा विरोध नहीं करती। पुष्पेंद्र भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता, क्योंकि दाल रोटी उन्हीं की कृपा से मिल रही थी। माँ का कहना चाहे जायज हो या नाजायज उनके लिए सिरोधार्य होता। मायके में सुधा के पिताजी को दामाद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनका मानना था कि वह प्रतिभाशाली, उसे जल्दी ही नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन सोचा हुआ कहाँ सच होता है। दामाद बेरोजगार, बेटी ससुराल में नौकरानी बनकर रह गई। उस पर हर कोई अपना हुक्म चलाता था। सुधा मायके जाती, पिता से कुछ नहीं कहती, लेकिन वह तो पिता है। बेटी की आंखों में दुख पड़ लेता है। वह जितना छुपाने की कोशिश करती, पिताजी अनकही बातों को भी झट से समझ जाते। जीवन इसी का नाम है। बच्चे चाहे कुछ भी ना कहें, माँ बाप हर दुख समझ जाते हैं। पिताजी बेटी के लिए कुछ व्यवस्था करने की कोशिश करते तो बहू ताने मारती, अब क्या सारा बेटी पर ही लुटाओगे? आपको अपना बेटा तो नज़र नहीं आता? सुधा का भाई राहुल भी पत्नी और पिता के बीच संतुलन बनाने में पिस रहा था। पिताजी को दुख ना पहुँचे, इसीलिए सुधा ने मायके आना जाना बहुत कम कर दिया था। रूखी सूखी खाकर ससुराल में ही गुजारा हो रहा था। सच तो यह था कि सुधा को मायके और ससुराल कहीं भी चैन नहीं था। जब तक पति संपन्न ना हो, मायके में भी कहाँ सम्मान मिलता है। गरीब नंद को भाभियाँ भी कह देती कि तुम तो मायके को लूटने आई। ससुराल में वह सास के व्यंग बाणों से छलनी हो रही थी। उसकी भाभी ने भी समझदारी नहीं दिखाई। जैसे आचरण की आशा थी, उसके विपरीत उसका व्यवहार था। सुधा ना तो माँ बन सकी और ना ही पति के दिल की रानी। पुष्पेंद्र भी अपनी ही उधेड़-बुन में रहता। उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। माँ बाप कब तक खर्च उठाएंगे, यह पीड़ा उसे सालती रहती थी। वह अपनी पत्नी को पल पर घुटते देख रहा था, परंतु कर क्या सकता था। तब उसकी अपनी ही जेब खाली थी। घड़ी ने टन-टन अलार्म बजाया तो सुधा चौंक कर अतीत की यादों से बाहर आई। चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और आंखों में नमी विराजमान थी। वह उठी, एक गिलास पानी पिया और फिर से अपने खालीपन को भरने की कोशिश करने लगी। पुरानी यादें फिर से नाचने लगी। जब पिता का देहांत हुआ तो 12 दिन मायके में उसने कैसे निकाले थे, यह तो वही जानती। कितने कटु अनुभव थे वह। भाई बेचारा कोशिश करता रहा कि बड़ी बहन को कुछ महसूस ना हो, उसके कान में कोई कड़वी बात ना जाए। लेकिन सुधा बच्ची तो नहीं थी। वह समझ गई थी कि पिता के बाद इस घर से उसका रिश्ता टूट चुका है। फिर एक दिन साफ और स्पष्ट शब्दों ने उसका भ्रम भी तोड़ दिया। रात को सुधा ने भाई के कमरे से आ रही तेज आवाज़ों को सुन लिया। भाभी का स्वर जानबूझकर ऊंचा था। वह साफ साफ शब्दों में कह रही थी, अगर यह बेहया मुझे दोबारा यहाँ दिखी तो समझ लेना उसी क्षण फांसी के फंदे से झूल जाऊंगी। मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो? तुम तो बहन के मोह में अंधे हो। तुम क्या जानो यह मायके में क्यों मंडराती रहती है? पूरी संपत्ति हड़पना चाहती है। इसका पति तो इसे कमा कर खिला नहीं सकता। अब इसकी नज़र इस घर पर है। तुम्हें सड़क पर ना लाकर खड़ा कर दे तो कहना। भाई भाभी को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वह गुस्से में लग रहा था। शायद उनके बीच हाथापाई भी हुई थी। सुधा नफरत से भर गई। ऐसा कोई कैसे सोच सकता है? पूरी रात उसने जागते हुए निकाल दी। वह घर जिसमें वह पली बड़ी थी अचानक जहर की तरह चुभने लगा। सुबह होते ही बिना कुछ कहे वापस अपने ससुराल आ गई। उसे इंतजार था कि भाई आएगा, भाभी माफ़ी मांगेगी, लेकिन भाई नहीं आया। अब सुधा को अपना फैसला सही लगने लगा था। भाई की शादीशुदा जिंदगी में वह दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया था कि अब कभी मायके नहीं जाएगी। खून के रिश्ते पानी हो गई। राखी का त्यौहार आया, भाई दूज भी, लेकिन मायके से न तो कोई बुलावा आया और ना ही कोई परिंदा आया। कहना आसान है, मायके का मोह इतनी जल्दी नहीं छूटता। सुधा भी भाई का मुंह देखने के लिए तड़फती थी। सास ताने मारती थी, लेकिन उसने अपना मुंह सील लिया था। किसी से कोई शिकायत नहीं करती। कोई कुछ कहे वह पत्थर बन गई थी। पुष्पेंद्र को अच्छी नौकरी एक दिन मिल गई। अब हालात बेहतर होने लगे थे। माँ कुछ कहती तो पुष्पेंद्र अब अपनी पत्नी सुधा के साथ खड़ा था। कोई उसे कुछ भी कहता वह स्वयं जवाब देता था।
वह पत्नी को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन बुझे मन में उमंग और उम्मीदें जगाना बहुत मुश्किल होता है। फरवरी का महीना 26 तारीख थी। वैसे तो आज खास दिन था, लेकिन ससुराल में बहू के जन्मदिन की खुशी किसे होती। सुबह के 8 बजे थे। पुष्पेंद्र अभी तक सो रहा था। सासुमाँ व्यस्त थी पूजा पाठ में। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुधा ने जाकर देखा तो अचानक से रोम रोम पुलकित हो उठा। अपनों का प्यार सैलाब बनकर फूट पड़ा। दरवाजे पर भाई भाभी खड़े थे। हैप्पी बर्थडे दीदी। राहुल ने पैर छूते हुए बहन को शुभकामनाएं दी। भाभी भी पैर छू रही थी। सारी कटुता क्षण भर में छूमंतर हो गई। सास और देवरानी आश्चर्यचकित थी। भाई सबके लिए उपहार लाया था। सुधा किचन की तरफ चाय नाश्ता बनाने गई तो भाभी भी उसका हाथ बटाने रसोई में आ गई। आज दोनों खिलखिलाकर बातें करने लगी। भाभी ने बताया, पुष्पेंद्र जीजू ने अपनी पहली सैलरी से हमें बहुत महंगे तोहफे भेजे थे। नई नौकरी मिलने की खुशी में उन्होंने हमें इनवाइट किया था। आज आपका बर्थडे है। यह सब प्लान जीजा जी का है। पुष्पेंद्र भी अब तक उठ चुके थे। नाश्ते की तैयारी होने लगी। पुष्पेंद्र नज़र बचाकर सुधा के चेहरे की खुशी देख रहा था। आज वह कितनी खुश नज़र आ रही थी। भाई ने गिफ्ट देते हुए कहा, दीदी यह लो सबसे कीमती गिफ्ट। जीजाजी ने ही हमें सजेस्ट किया है। सुधा ने पैकेट खोला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा की तस्वीर फ़ोटो फ्रेम की हुई। फ़ोटो के अलावा गुड्डे गुड़िया भी थी, जिनसे बचपन में दोनों भाई बहन खेला करते थे। उपहार तो भाई और भी बहुत सारे लाया था, लेकिन यह चीज़ दिल को छू गई। पुष्पेंद्र ने हंसते हुए कहा, आज का पूरा दिन सुधा के नाम। शाम को उसने शहर के सबसे प्रसिद्ध होटल में डिनर रखा। पूरा परिवार होटल में पहुंचा। पुष्पेंद्र ने सबको शानदार पार्टी दी। अगले दिन भाई भाभी विदा हो गए। सुधा रसोई का काम निपटाकर कमरे में आई तो दीवार पर लगी पिताजी की फ़ोटो देखकर उसकी आंखें नम हो गई। पुष्पेंद्र ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सुधा ससुराल में मायके की यादें ना हो तो जीवन अधूरा लगता है। अब हमारे बेडरूम में आधी चीज़ें मेरी और आधी तुम्हारे मायके की यादगार वाली होंगी। सुधा भाव विभोर होकर पति से लिपट गई। पुष्पेंद्र तुम मुझे इतना चाहते हो। पुष्पेंद्र बोला, सुधा चाहने का मतलब यही है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की कमी को पूरा करें। तुम अंदर ही अंदर घुट रही थी, मैं जीते जी मर रहा था। तुम्हें ऐसे देखना मेरे लिए बहुत कष्टदायक था, लेकिन मैं मजबूर था, बेरोजगार था, कुछ कर नहीं सकता था। मैं दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता था कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई नौकरी मिल जाए तो मैं तुम्हें मजबूत आवरण दे सकूं और इसके बाद दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां छा गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर करें। किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।